नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी पर पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिकों को इसमें क्लियर कराया जाएगा, किन किन टॉपिक्स पर हमारा मेन फोकस रहेगा। और उसी क्रम में आज हमारा दूसरा टॉपिक है। पिछले जो टॉपिक था अपना वो था राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि कौन कौन से स्थलखंड थे जिनसे राजस्थान की उत्पत्ति हुई है, और राजस्थान में कौन कौन से पोर्शन जैसे अरावली का पर्वत हो गया, हाड़ौती का पठार हो गया, ये गोंडवाना लैंड के भाग थे, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद में जो मैदानी प्रदेश है, मरुस्थल हैं, इनको ये किसके भाग थे, ये टेती सागर के भाग थे, ये भी देख चुके हैं। आज जो नया टॉपिक है वो कौन सा है अपना, स्थिति एवं विस्तार। और यहाँ से राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, हर एग्जाम में 2-3 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। चाहे राजस्थान पुलिस दीजिए, चाहे RAS दीजिए, चाहे पटवारी दीजिए, राजस्थान ज्योग्राफी का ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर साल हर एग्जाम में 1-2 सवाल आते ही आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना तो बेईमानी होगी। तो इस टॉपिक को किस तरीके से तैयार करना है ये देखेंगे, कैसे पढ़ना है ये देखेंगे। अगर एक बार आप ये सिस्टमेटिक वे सीख गए कि पढ़ने का जो सिस्टमेटिक तरीका होता है वो क्या होता है और सबसे ज़्यादा अंक किस तरीके से हासिल किए जाते हैं, तो मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाइए और जो मैं समझा रहा हूँ उसको एक बार अच्छे से समझिए। तो देखिए, स्थिति और विस्तार में हम 2 चीज़ें ही देखेंगे। पहली देखेंगे कि राजस्थान की जो स्थिति है ये क्या है, कहाँ पर है। दूसरा इसका विस्तार। तो देखिए, स्थिति के अंतर्गत हम देखेंगे कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, अक्षांशीय स्थिति और दूसरा देशांतरीय स्थिति। ठीक है, ये दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद विस्तार में देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या है और क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से तो बड़े राज्य हैं, कौन कौन से छोटे राज्य हैं, उनका आरोही क्रम, उनका अवरोही क्रम, ये। उसके बाद में राजस्थान की आकृति कैसी है, शेप कैसा है, और राजस्थान की आकृति के बाद में देखेंगे इसकी सीमाओं का निर्धारण कैसे किया गया है, कौन कौन से राज्य हैं जो राजस्थान के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और कौन सा देश है जो राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और कितनों किलोमीटर की सीमा बनाता है। इस तरीके का जो सवाल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, इसके सीमा विस्तार से आते हैं। तो मैं पहली चीज़ आपको यहाँ ये बता देना चाह रहा हूँ कि अगर हमें किसी स्थान की एक सटीक स्थिति की अगर गणना करनी है तो किसी स्थान की सटीक स्थिति की गणना हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से कैसे, एक तो हम अक्षांश देशांतर के आधार पर, जिसे हम बोलते हैं कि जो खगोलीय स्थिति होती है, तो खगोलीय आधार पर, यानी कि किसी स्थान की 2 ही स्थिति होंगी, एक तो खगोलीय स्थिति होगी और एक भौगोलिक स्थिति होगी। इसका मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि खगोलीय स्थिति क्या होती है और भौगोलिक स्थिति क्या होती है। देखिए, खगोलीय स्थिति के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन सा स्थान कौन से देशांतर और कौन से अक्षांशों के मध्य में स्थित है, और भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में देखते हैं कि उस स्थान के चारों तरफ कौन कौन से स्थलखंड हैं, कौन कौन से जलीय भाग हैं। जैसे अगर मैं भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करता हूं तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर है दक्षिण में। इस तरफ पाकिस्तान से इसकी सीमा लगी हुई है, यहाँ अफगानिस्तान से सीमा लगी हुई है, इधर चीन से सीमा लगी हुई है, फिर उसके बाद में आपका नेपाल के बाद में भूटान के बाद में इधर म्यांमार और इधर बांग्लादेश। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गई भारत की भौगोलिक स्थिति। और इसके उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत है यहाँ, ये भी आपको पता है। खगोलीय स्थिति में देखते हैं कि किसी स्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि राजस्थान की खगोलीय स्थिति क्या है, उसके बाद में आएंगे अपन भौगोलिक स्थिति पर। और भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत क्या आ जाती हैं, आपकी सीमाएं आ जाती हैं। ठीक है, इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले
मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा देना चाह रहा हूँ। जिन लोगों ने ज्योग्राफी के पिछले वीडियोज देखे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, जिसमें एक टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, उसको 3-4 लेक्चरों में हमने कंप्लीट किया था। जो स्टूडेंट वो लेक्चर देख चुका होगा उसका ये टॉपिक बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो घबराएं नहीं, वो भी उन लेक्चर्स को आराम से देखिए, उसके बाद में आप इस टॉपिक पर आइए। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि अक्षांश होते क्या हैं। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में से होकर के क्या खींचा गया है, 0 डिग्री का अक्षांश खींचा गया है। और 0 डिग्री के अक्षांश को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसके नाम की बात करें तो इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो 0 डिग्री के अक्षांश को क्या कहा गया, विषुवत रेखा कहा गया। तो यहाँ हम अक्षांश की डेफिनेशन जान रहे हैं कि अक्षांश होते क्या हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से खींची गई एंगल डिस्टेंस, कोणीय दूरी, यानी कि एंगल डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। यानी कि प्रत्येक अक्षांश के मध्य में क्या बनना चाहिए, एक कोण बनना चाहिए, वो क्या होगा, आपका अक्षांश होगा। एक परिभाषा आती है अक्षांश रेखाओं की, कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। मान लीजिए ये 30 डिग्री का अक्षांश हो गया और ये भी 30 डिग्री का अक्षांश है, क्योंकि अधिकतम अक्षांश कितने खींच सकते हैं हम, 90 खींच सकते हैं, 90 से ऊपर नहीं जा सकते। तो समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, अक्षांश रेखा होगी। यहां तक बात समझ में आई। अक्षांश किसे कहते हैं। अब मैं यहां एक बार इसको मिटा रहा हूं कि राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो क्या है। देखिए, स्थिति को हम यहां 3 तरीके से देखेंगे। पहला तो इसमें ये देखेंगे कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, या पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति क्या है, या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है। पहली स्थिति तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है कि महाद्वीप, जिस महाद्वीप में राजस्थान स्थित है उस महाद्वीप में राजस्थान की क्या स्थिति है, या एशिया महाद्वीप में राजस्थान की क्या स्थिति है। ठीक है, 2 हो गई। तीसरा पूछेगा आपसे कि बताइए भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और एक और आ जाता है हमारा सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति की भी बात हम यहीं कर लेंगे। सूर्य के सापेक्ष, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात ग्लोब पर, तो आप लोगों ने अक्षांश देशांतर अगर पढ़े हैं अच्छे से, तो ये क्या थी, इसके बिल्कुल मध्य में से जो रेखा खींची गई है ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है। और 0 डिग्री की जो भूमध्य रेखा होती है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसका जो उत्तर का भाग है इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण का भाग है इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया, 2 भागों में। उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध। ये किसके आधार पर, भूमध्य रेखा क्या है, एक अक्षांशीय रेखा है, अक्षांश है। तो अगर अक्षांशीय स्थिति के बारे में देखते हैं तब आपको याद रखना होगा कि जो राजस्थान है ये किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। किसके आधार पर, अक्षांशों के आधार पर। ठीक है, पहली चीज यह क्लियर हुई। अगर अक्षांशीय स्थिति की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान कहां हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। एक कॉन्सेप्ट आता है कि मैं अलग से बना देता हूं, देशांतरी आधार पर, देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या होगी। तो देखिए, देशांतर किसे कहते हैं, ये हमारा 90 डिग्री का नॉर्थ पोल था, ये 90 डिग्री का साउथ पोल। एक डेफिनेशन तो ये बन सकती है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, देशांतर रेखा होगी, जो लंबवत खींची जाती है। जबकि ये जो रेखा खींची जाती है ये लैटिट्यूड यानी अक्षांश कैसे खींची जाती है, क्षैतिज रूप में खींची जाती है।
और देशांतर रेखा लंबवत रूप में खींची जाती है, तो 0 डिग्री की ये क्या हो गई, प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे हम बोलते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या कर रही है, इसे 0 डिग्री का देशांतर कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो ये भी क्या कर रहा है, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित कर रहा है। ये तो हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो देशांतर के आधार पर भी राजस्थान की स्थिति कहां है, पूर्वी गोलार्ध में है। यहां तक बात क्लियर हुई। तो देखिए देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति कहां हो जाएगी, पूर्वी गोलार्ध में। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना एक बार, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो फिर जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं। तो ये हमने पूरी पृथ्वी के संदर्भ में देखा, पूरे ग्लोब के संदर्भ में देखा। अब मैं एक बार ग्लोब पर भी आपको इसको दिखा देता हूं कि किस तरीके से राजस्थान की स्थिति कहां है। देखिए ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर क्या खींची गई है, इसके बीचों बीच से ये वाली जो रेखा जा रही है, ये हो गई इसकी इक्वेटर लाइन अर्थात विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री का अक्षांश कहते हैं, भूमध्य रेखा है। तो इस भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को क्या किया, 2 बराबर भागों में विभाजित किया। ऊपर वाला जो भाग है इसका ये उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। बात समझ में आई यहां तक। अब देखिए ये भारत है, और भारत कौन से गोलार्ध में है, नीचे या ऊपर, ऊपर है, तो ये कौन सा गोलार्ध था, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत के अंदर ही राजस्थान है, तो क्या हो जाएगा, अक्षांश के आधार पर तो इसकी स्थिति क्या हो गई, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए यह है हमारा यूरोप, और बिल्कुल यूरोप के सीध में एक रेखा गुजर रही है 0 डिग्री की याम्योत्तर रेखा। और 0 डिग्री की जो याम्योत्तर रेखा है वो पृथ्वी को क्या करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। ये तो लेटी लेटी जो रेखा है लैटिट्यूड, और लंबी लंबी जो रेखा है वो लॉन्गिट्यूड। तो जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उनको देशांतर कहा जाता है, और जो लैटिट्यूड होते हैं उनको अक्षांश कहा जाता है। तो इसने भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया। इधर वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये वाला हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो देखिए अब भारत कहाँ है, उसके आधार पर, तो इसके आधार पर भारत कहाँ आ गया, पूर्वी गोलार्ध में। तो देशांतर के आधार पर इसकी स्थिति क्या हो गई, पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षांश और देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या होगी, तो क्या होगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। या ये पूछा जाए कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है, या पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आप बेझिझक बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में या उत्तर पूर्व में। ठीक है, जब हम अक्षांश देशांतर को साथ में मिला के पढ़ेंगे तो इन दोनों दिशाओं को एक साथ लिख दिया जाता है उत्तर पूर्व। अक्षांश के साथ इस हिसाब से क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध, तो उत्तर पूर्व बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब अगला पॉइंट है महाद्वीपों के आधार पर, यानी कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो मैं एक बार यहां समझाने के लिए एक सिंबल बना रहा हूं। देखिए ये है आपका एशिया, और ये हो गया एशिया का उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग, ये पश्चिमी भाग, और ये पूर्वी भाग। और एशिया में जो भारत की स्थिति है वो है आपकी यहां पर। ठीक है, और राजस्थान की स्थिति कहां है इसमें, यहां पर। आप लोगों को दिशाओं का ज्ञान होगा अच्छे तरीके से। ये उत्तरी दिशा, ये दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। अब उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा होती है ये होती है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण पूर्व की साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, तो एशिया महाद्वीप में हो जाएगी साउथ वेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। कहाँ हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ये बात क्लियर हो गई। ये स्थिति कहां पर है, एशिया में। एक बार मैप पे भी दिखा देता हूं मैं आपको इसको। देखिए ये है आपका एशिया महाद्वीप, कौन सा वाला, ये वाला। और एशिया महाद्वीप को अगर हम दिशाओं के आधार पर विभाजित करते हैं तो इसके बीचों बीच में लाइन यहां से खींची जाएगी,
और यहाँ से खींचेंगे तो ये उत्तरी, ये दक्षिणी भाग हो गया, और ये पश्चिमी, ये पूर्वी भाग हो गया। तो भारत कहाँ है? इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और दक्षिण पश्चिम में तो राजस्थान भी कहाँ होगा? दक्षिण पश्चिम में होगा। तो दो स्थितियों के बारे में हम जान चुके हैं। अब एक स्थिति बचती है कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। क्या बचेगी? कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या होगी। देखिए, मैं यहाँ भारत का भी नक्शा बना रहा हूं। और भारत में जो राजस्थान है वो है यहां पर। तो देखिए, ये इंडिया है तो इसको भी दिशाओं में बांट लेते हैं। ये इसकी दक्षिणी दिशा हो गई, ये पूर्वी दिशा हो गई, ये पश्चिमी दिशा हो गई, और ये उत्तरी दिशा हो गई। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों के बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट थी, इन दोनों के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। तो भारत में राजस्थान की जो स्थिति होगी वो क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए कि पृथ्वी पर या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व, एशिया महाद्वीप में दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, भारत में स्थिति इसकी उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में भारत में स्थित है। यहां से कई बार तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इनको नोट करते जाना मेरे साथ साथ। और मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आपका एक भी सवाल इस टॉपिक से संबंधित अगर गलत हो जाए, कब? जब आप पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से समझोगे, पढ़ोगे, उसके बाद में एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इसीलिए धैर्य बना करके उसी जोश के साथ में पढ़ते जाइए, ताकि आपको सफलता अन्य उम्मीदवारों के अपेक्षा अधिक से अधिक जल्दी प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट आता है कि सूर्य के सापेक्ष में, किसके? सूर्य के सापेक्ष में। देखिए, मैं इसको भी एक साथ बना देता हूं। मैंने ग्लोब पर इसको एक साथ शो नहीं किया था। ये हो गया अपना अर्थ, ये 0 डिग्री की अक्षांश और 0 डिग्री की देशांतर, और राजस्थान अपना कहाँ था? यहाँ था। तो अक्षांश के आधार पर उत्तर और देशांतर के आधार पर पूर्व। ये वाला मैप भी आप बना लेना इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य के सापेक्ष स्थिति क्या है? देखिए, उसमें जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे कि सूर्य की सीधी किरण राजस्थान में कहाँ पड़ती है और सूर्य की तिरछी किरण राजस्थान में कहाँ पड़ती है। तो उसके बारे में एक बार हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये स्थिति आपने समझ ली। देखिए, पृथ्वी की गतियों वाला टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, और उस टॉपिक में इसी से पूरा लिंकेज है। अगर वो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये समझ में आएगा। देखिए, जो सूर्य के सापेक्ष अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो ये है आपकी अर्थ, और अर्थ के बीचों बीच में से 0 डिग्री की भूमध्य रेखा खींची गई है, यानी कि कुछ मुख्य अक्षांश हैं जिनमें इसको विभाजित किया गया है। ये 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ये 66.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया। ये 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री साउथ पोल। देखिए, ये वाला जो रीजन है 0 डिग्री वाला रीजन, इसको हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? ये सन हो गया, तो सन की सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? यहाँ पर पड़ती हैं, इस वाले रीजन में। और तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी? इस साइड में पड़ेंगी। कहाँ पर? ध्रुवों पर। तो देखिए, जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लंबवत किरणें पड़ी, और लंबवत किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो इस रीजन में बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो भी क्या होगा? अधिक होगा। और बाष्पीकरण अधिक होगा तो वर्षा की मात्रा भी क्या होगी? अधिक होगी। अब देखिए, जहां पर वर्षा अधिक होती है, ऐसे
स्थान को कहा जाता है, यानी कि यहां सबसे अधिक गर्मी है तो इसको उष्ण कटिबंध कह दिया जाता है। यह आपका उपोष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण और ये शीत। ये चीजें तो आपकी क्लियर होंगी। तो देखिए यहां तापमान अधिक है, तापमान अधिक है इसलिए इसको क्या कहा गया, उपोष्ण कटिबंध कहा गया। तो जहां वर्षा अधिक होगी वहां क्या पाई जाएगी, जैव विविधता, वनस्पति भी अधिक पाई जाएगी। तो यहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय, यानी किस कटिबंध में, ये उष्ण कटिबंध में। तो जहां वर्षा अधिक होती है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो यहां उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में। ये बात क्लियर हो गई। अब राजस्थान कहाँ है, 0 डिग्री से उत्तर की ओर है। तो 0 डिग्री से उत्तर की ओर अगर मैं मान लूं कि ये आपका राजस्थान है, कहां पर, यहां पर, और राजस्थान में भी सीधी किरणें नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी अपेक्षा तो यहां का जो तिरछापन है राजस्थान का वो अधिक है 0 डिग्री की अपेक्षा। तो अगर एक सवाल आता है कि मान लीजिए अगर राजस्थान 0 डिग्री पर होता और 0 डिग्री पर राजस्थान होता तो इसकी जलवायु कैसी होती, जैसी 0 डिग्री की जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, और यहां पर भी वर्षा अधिक होती, वर्षा अधिक होती तो क्या होता, सदाबहार वन पाए जाते, जैव विविधता अधिक होती, और जैव विविधता अधिक होती तो वनस्पति की सघनता भी क्या होती, अधिक पाई जाती यहां पर। अब राजस्थान में देख लेते हैं इस तिरछेपन को। देखिए जितना तिरछापन अधिक होगा तो यहां अगर लंबवत किरणें पड़ रही हैं तो यहां किरणें कैसी पड़ रही हैं, यानी किरणों का तिरछापन यहां बढ़ रहा है। कहां पर, ध्रुवों पर, यहां भी और यहां भी। तो तिरछापन अगर ध्रुवों का बढ़ेगा तो वहां का तापमान क्या हो जाता है, जब टेम्परेचर मिलेगा ही नहीं, किरणें पहुंचेंगी नहीं, तो तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तापमान कम हो जाएगा तो बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी यहां पर, ये भी क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बाष्पीकरण कम होगा तो वर्षा भी क्या होगी, कम होगी, और वर्षा कम होगी तो वनस्पति की सघनता भी यहां क्या होगी, कम होगी। वनस्पति की सघनता कम होगी तो जैव विविधता भी कम होगी। ठीक है, तो यहां किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कंटीली वनस्पति पाई जाती है। वहां सदाबहार वनस्पति मिल रही थी, यहां कटीली वनस्पति मिलेगी, छोटे छोटे वृक्ष मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब इस संदर्भ में हम राजस्थान को भी देख लेते हैं। ये तो पूरे विश्व का वो देख लिया कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ रहेगा, और सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आप मेरे साथ साथ बनाते जाना इनको, ठीक है। चलिए देखिए मैं एक बार यहां बना देता हूं। यह है अपना राजस्थान। तो राजस्थान में जो नीचे की तरफ जो जिला है सबसे नीचे वो कौन सा है आपका, बांसवाड़ा। और सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, श्री गंगानगर। ठीक है, तो दक्षिण में बांसवाड़ा है और उत्तर में श्री गंगानगर है। जब आप पृथ्वी का घूर्णन पढ़ोगे तो पृथ्वी जब रोटेट करती है और रोटेट करने के साथ साथ वो क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जब वो सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसकी 4 स्थितियां बनती हैं। देखिए मैं यहां शॉर्ट में समझा रहा हूं। ये हो गया सन, ये पृथ्वी की एक स्थिति हो गई, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति और ये चौथी स्थिति। पहली स्थिति में क्या होगा कि सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ेंगी वो कहां आएंगी, विषुवत रेखा पर आएंगी। दूसरी स्थिति में सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ेंगी, मकर रेखा पर पड़ेंगी। तीसरी स्थिति में फिर वापस से सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर, और फिर कर्क रेखा पर। इसको विस्तार से समझाया गया है पृथ्वी की गतियों वाले टॉपिक में, जिसको अच्छे से समझना है, बहुत डीपली तरीके से जाना है तो इस टॉपिक को आप वहां से पढ़ सकते हो। देखिए विषुवत रेखा पर वर्ष में सूर्य कितनी बार लंबवत चमक रहा है, 2 बार। तो एक तो चमकता है 23 सितंबर को, और 23 सितंबर को जब सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है विषुव,
जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगा उसे बोलते हैं विषुव। लेकिन सितंबर के महीने में चमक रहा है और सितंबर का महीना सर्दी आने से पहले का महीना होता है, इसीलिए इस विषुव का नाम हो जाता है शरद विषुव। क्या हो जाता है? शरद विषुव। फिर सूर्य का क्या होगा? दक्षिणायन होगा, और दक्षिणायन होगा तब किस पर सीधी चमकेंगी सूर्य की किरणें? मकर रेखा पर। और मकर रेखा पर जब सूर्य की सीधी किरणें चमकती हैं तो इसको कहा जाता है मकर संक्रांति। क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति। और ये कंडीशन बनती है आपकी 22 दिसंबर को। ठीक है। फिर वापस विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो ये चमकेगा 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। और मार्च का जो महीना होता है भारत में वो बसंत ऋतु का महीना होता है, फरवरी मार्च का। तो इसीलिए इसको कौन सा विषुव कहा जाएगा? बसंत विषुव कहा जाएगा। फिर कर्क रेखा पर, यानी कि अब सूर्य का उत्तरायण होगा, और सूर्य का उत्तरायण होगा तो कर्क रेखा पर इसकी सीधी किरणें चमकेंगी। जब सूर्य की कर्क रेखा पर सीधी किरणें चमकती हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। अब एक शब्द बार बार आ रहा है संक्रांति, आप सोच रहे होंगे कि सर संक्रांति क्या होती है। ये मकर संक्रांति अलग चीज़ है, हमारे यहाँ 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन वास्तविक स्थिति सूर्य के सापेक्ष में अगर इसको देखेंगे तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणें चमकती हैं। कर्क संक्रांति की जो कंडीशन बनती है भारत में वो बनती है 21 जून को, यानी कि 21 जून को कर्क रेखा कहाँ चमकेगी? सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ आएंगी? कर्क रेखा पर। अब देखिए मेरे यहाँ समझाने का मतलब क्या था, जब हम मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं तो उस समय यहाँ क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होती है। और ग्रीष्म ऋतु में हमेशा आपने देखा है दिन की जो अवधि होती है वो क्या होती है? लंबी होती है और रातें छोटी होती हैं। इसीलिए कुमार सानू ने कौन सा गाना गाया था? छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जब कर्क संक्रांति के समय या कर्क रेखा पर जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। गर्मी का मौसम आ जाएगा भारत में जून के महीने में। और जब भारत में ग्रीष्म ऋतु होगी जून में, तब यहां दिन कैसे हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, और रातें कैसी हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। फिर से वही वाला गाना दोहरा लीजिए। यहां मेरे समझाने का मतलब यह है कि जब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें चमक रही हैं तो देखिए मैं यहाँ सूर्य की एक कंडीशन बना दे रहा हूँ। ये हो गया सन आपका, तो सन की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों में से होकर के गुजर रही है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो जब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो अब इसका तिरछापन बढ़ेगा। तिरछापन कहाँ बढ़ेगा? देखिए ये सबसे ज़्यादा तिरछी किरण कहाँ पड़ेगी आपकी? श्री गंगानगर में। तो उस समय यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन गंगानगर का जो तापमान है बांसवाड़ा के तापमान की अपेक्षा कम होगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने का रीजन अगर पूछा जाए कि सर यहाँ तो तापमान ज़्यादा रहता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ बाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती, और बाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होने की वजह से यहाँ उमस रहती है, और उसी उमस की वजह से यहाँ का तापमान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अब यहाँ सवाल कैसे बनेगा कि राजस्थान के कौन से जिलों में सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं? तो जब जिला पूछा जाए तब आप क्या कहोगे? बांसवाड़ा में। और कौन से जिले में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं? तो श्री गंगानगर में। ठीक है। तो देखिए यहाँ दो सवाल बनते हैं आपके। एक तो ये बनेगा कि सूर्य के तिरछेपन के आधार पर, यानी कि सूर्य के तिरछेपन के आधार पर राज्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। मान लीजिए मैं आपको एक सवाल दूं कि सूर्य के सीधेपन के आधार पर, यानी कि जहां सूर्य लंबवत चमक रहा है उसके आधार पर जिलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर आरोही क्रम आपको बताना है तो कैसे बताओगे कि सबसे लंबी किरणें, सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ रही हैं? श्री गंगानगर में। यानी कि अब हमें घटते हुए से बढ़ते हुए की तरफ जाना है। तो यहाँ क्या आपका गंगानगर है, यहाँ हनुमानगढ़ है, यहाँ आपका बीकानेर है, यहाँ चूरू है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे यहाँ डूंगरपुर और यहाँ बांसवाड़ा।
बता सकते हो आराम से। तो सूर्य की आरोही क्रम में अगर हमें लगाना है तो सबसे पहले अगर जो जिला आएगा वो कौन सा आएगा, श्री गंगानगर आएगा। इसके बाद में हनुमानगढ़ आएगा, ठीक है। हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, बीकानेर, और बीकानेर के बाद में नागौर, और फिर नीचे आ जाइए आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अगर इसी को वो क्या लगवाता कि बताइए सूर्य के सीधेपन के आधार पर इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो अवरोही क्रम में हम कैसे व्यवस्थित करते हैं इसको, इस तरीके से कि नीचे से डूंगरपुर से बांसवाड़ा से कहां जाते, गंगानगर की तरफ। या ये पूछे कि तिरछेपन के आधार पर इसको आरोही क्रम में, तो जब तिरछेपन के आधार पर आरोही क्रम में पूछेगा तब भी हम यहां से शुरू करेंगे, और सूर्य के सीधेपन के आधार पर अवरोही क्रम पूछेगा तब भी यहां से शुरू करेंगे। और सूर्य के सीधेपन के आधार पर क्या पूछेगा तब ये क्रम चलेगा आपका, ठीक है, बात समझ में आ गई। और तिरछेपन के आधार पर अवरोही क्रम पूछे तो तिरछेपन के आधार पर अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से घटते की ओर, तो तिरछापन सबसे ज्यादा कहाँ है, श्री गंगानगर में। तो यहाँ सवाल याद रखना कि राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें श्री गंगानगर में पड़ती हैं और सबसे लंबी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती हैं। क्यों बांसवाड़ा में पड़ती हैं, क्योंकि जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के गुजर रही है, और ये कंडीशन कब होगी राजस्थान में, 21 जून को होगी। और 21 जून को यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होगा तो यहाँ की जो दिन की अवधि होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कहा जाता है कि जो श्री गंगानगर और बांसवाड़ा, यहाँ दोनों में दिन और रात की अवधि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ की अवधि गंगानगर की अपेक्षा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो लगभग होती है 13 घंटे 27 मिनट की। यानी कि यहाँ का जो दिन होगा वो कितने घंटे का होगा, 13 घंटे का होगा। कब, 21 जून वाले दिन। बात समझ में आ गई आपको। तो 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ चमक रही हैं, कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा पर जो सूर्य की सीधी किरणें चमक रही हैं, तो उस समय भारत में कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। तो राजस्थान में भी कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, जहां दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। देखिए जहां सूर्य की सीधी किरणें चमकती हैं वहां एक बात आपको और याद रखनी है कि जहां अगर सर पर आपके सूर्य है और सर पर सूर्य है तो आपकी परछाई कैसी बनेगी, छोटी या बड़ी। तो जो गंगानगर के लोग होंगे इनकी परछाई तो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, क्योंकि यहाँ तो तिरछापन बढ़ रहा है। लेकिन जो बांसवाड़ा के लोग हैं यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ के लोगों की जो परछाई बनेगी वो क्या बनेगी, छोटी बनेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक चीज और आती है यहाँ पर कि कर्क रेखा, राजस्थान, कर्क रेखा के निकट राजस्थान का सबसे निकटतम जो शहर है वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ बांसवाड़ा में कुशलगढ़। कौन सा है, कुशलगढ़। किसके निकट, कर्क रेखा के निकटतम सबसे नजदीकी जो शहर है या नजदीकी जो नगर है वो कौन सा है, कुशलगढ़ है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब 2 पॉइंट हमारे और बचे। पहला बचा कि अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का क्या है और देशांतरी विस्तार राजस्थान का क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, मजे से पढ़ते जाइए, बोर नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको अपनी परछाई देखनी है तो 21 जून को कहाँ चले जाना, बांसवाड़ा चले जाना, कि छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। और बड़ी बनानी हो तो कहाँ जाना है, गंगानगर जाना है। घूमते फिरते रहिए ज्योग्राफी में, आपको घुमाता रहूंगा सारी जगह। लेकिन अगर आप ये कहोगे नहीं सर मुझे तो कर्क रेखा पर ही चढ़ना है, तो देखिए कर्क रेखा पर आप कभी नहीं चढ़ सकते। क्यों, क्योंकि वो एक काल्पनिक रेखा है, मानी हुई रेखा है, और जो काल्पनिक चीजें होती हैं उनको हम वास्तविक स्थिति में नहीं ला सकते। चलिए पहली बात आती है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति या अक्षांशीय विस्तार, या ये कह सकते हैं कि राजस्थान कौन कौन से अक्षांशों के मध्य में फैला हुआ है। देखिए मैं यहां बना देता हूं एक बार। ये हो गया आपका
राजस्थान। ठीक है, तो ये नॉर्थ और ये साउथ। अक्षांश कैसे खींचे जाते हैं? लेटी लेटी रेखा क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड। और लंबी लंबी रेखाएं लॉन्गिट्यूड। तो राजस्थान के उत्तर में कौन सा जिला था? श्री गंगानगर। और इसके बिल्कुल ही उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ एक गांव पड़ता है जिसे कोड़ा गांव कहा जाता है। कहाँ पड़ता है ये? गंगानगर में, सबसे उत्तरी बिंदु इसका। और दक्षिण में जो गांव पड़ता है बांसवाड़ा में, वो पड़ता है आपका बोरकुंड। कौन सा? बोरकुंड। बिल्कुल राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बोरकुंड है, जो किस जिले में है? बांसवाड़ा में। तो देखिए क्या अक्षांश स्थिति होगी इसकी। तो जो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से, राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित था? नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में तो उत्तरी अक्षांश गिने जाएंगे और दक्षिण में होता तो दक्षिणी अक्षांश गिने जाते। तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, जो बांसवाड़ा के बोरकुंड से गंगानगर के कोड़ा गांव तक विस्तारित है। तो यहां से यहां तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक इसकी दूरी क्या होगी? तो दक्षिण से उत्तर तक जो राजस्थान की दूरी है वो है दोस्तों 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। दूसरी बात आती है कि 30 डिग्री 12 मिनट में से अगर हम 23 डिग्री 3 मिनट घटाते हैं और आपसे टोटल पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य में स्थित है, तो 7 डिग्री और 9 मिनट के, मैं यहाँ नोट करके लिख रहा हूँ कि राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट, यानी कि इन अक्षांशों में क्या है? पूरा फैला हुआ है। या ये कह सकते हैं कि 7 डिग्री 9 मिनट के अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। यहां तक बात समझ में आ गई? कुछ नहीं याद करना है आपको, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के क्या बताना है? 23 डिग्री 12 मिनट तक। अगर टोटल इसका अक्षांश देखना है तो 30 डिग्री 12 में से 23 3 घटा दीजिए, 7 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा? 7 डिग्री 9 मिनट, 9 मिनट। दूसरा पॉइंट आता है अपना क्या? दूसरा आएगा देशांतरीय विस्तार इसका। और देशांतरीय विस्तार क्या है ये भी देख लेते हैं एक बार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देखिए ये आपका राजस्थान है और देशांतर कैसे खींचे जाते हैं? लंबवत, यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है और जो पूर्वी हिस्सा है इनसे कौन कौन से देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बिल्कुल पश्चिम में एक जिला है जैसलमेर, और जैसलमेर का एक गांव है कटरा गांव। तो कटरा गांव इसका बिल्कुल पश्चिमी बिंदु है। और सिलाना गांव जो राजाखेड़ा तहसील में है धौलपुर में, कौन सा? सिलाना गांव, राजाखेड़ा धौलपुर, ये इसका पूर्वी बिंदु हो गया। तो राजस्थान के देशांतरी विस्तार की बात की गई है कि जो राजस्थान है वो कौन कौन से देशांतरों के मध्य में स्थित है। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पश्चिम में जो राजस्थान का देशांतर जा रहा है वो है 69 डिग्री और 30 मिनट। कौन सा है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और जो पश्चिमी है ये है आपका 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, राजस्थान का देशांतरी विस्तार हो गया। लेकिन कुल देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो 78 डिग्री 17 मिनट में से क्या घटा देंगे, 69 डिग्री 30 मिनट घटा देंगे, तो कितना निकल करके आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। कुल देशांतरी विस्तार जब पूछा जाए 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। अब एक बात आती है कि जो देशांतरों का प्रयोग है, तो देशांतर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, समय के लिए करते हैं। और समय के लिए कैसे करते हैं कि पृथ्वी जो रोटेट करती है तो ये कितने समय में कितना घूर्णन कर रही है, इसका अगर हमें आकलन करना है तो किससे करेंगे, देशांतरों से करेंगे। और समय के मापक्रम के लिए ही देशांतरों को स्थापित किया गया और दूरी के मापक्रम के लिए अक्षांशों को स्थापित किया गया। तो देखिए कैसे, पृथ्वी 4 मिनट में क्या करती है, 1 डिग्री रोटेट करती है। 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है और 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेशन करती है। यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 1 दिन का समय लगता है। तो यहां आपसे पूछा गया है कि 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट तक सूर्य को आने में कितना समय लगेगा, या पृथ्वी को वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो पृथ्वी कैसे रोटेट करती है, इस तरीके से रोटेट करती है, इस तरीके से, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमेगी, तो कैसे घूमेगी, इस तरीके से। तो मान लीजिए यहां सूर्य है, तो सूर्य की पहली किरण कहां चमकेगी, पूर्व में। अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में अगर सूर्य सबसे पहले चमकेगा तो कहां चमकेगा, अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में गुजरात में। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहां होगा, यहां होगा। और सबसे बाद में कहां होगा, यहां होगा। अब दूसरी बात और ध्यान रखिए कि जहां सूर्योदय पहले होता है वहीं पर सूर्यास्त भी क्या होगा, पहले होगा। बात समझ में आ गई। और जहां सूर्योदय बाद में होता है तो उतना ही लेट यहां पर सूर्यास्त होगा। तो राजस्थान में सूर्य की पहली किरण आपको किस गांव में देखने को मिलेगी, सिलाना गांव में देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि सिलाना पूर्वी दिशा में है और सबसे बाद में जो किरण दिखाई देगी वो कहां दिखाई देगी, जैसलमेर के कटरा गांव में। बात समझ में आ गई। तो देशांतरों का जो प्रयोग किया गया था वो किसके लिए किया गया, समय के गणना के लिए, समय के मापक्रम के लिए। तो समय का मापक्रम कैसे किया जाता है कि पृथ्वी 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लेती है। तो मैं आपसे यहां ये पूछ रहा हूं कि 8 डिग्री 47 मिनट घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी। तो देखिए 8 डिग्री घूमने में लेगी 32 मिनट का समय। तो 32 मिनट तो क्या हो गए, 8 डिग्री घूमने में ले रही है। अब ये 47 जो पॉइंट बचे आपके, इनको घूमने में लेगी लगभग 3 मिनट। तो 3 मिनट 8 सेकंड, कितना लेगी, 3 मिनट 8 सेकंड। तो यहां का जो समय होगा और यहां का जो समय होगा, इन दोनों के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, 35 मिनट का। कितने का, लगभग 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतराल किसमें होगा, सिलाना गांव और कटरा गांव में। इसको एक उदाहरण से समझिए। देखिए यहां जो सूर्योदय होगा और यहां जो सूर्योदय होगा, तो यहां जो सूर्योदय हो चुका होगा उसके लगभग 35 मिनट के बाद में सूर्योदय कहां होगा, कटरा गांव में होगा। तो ये था आपका देशांतरीय विस्तार। इसके बाद में हम अगली वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक आएगा अपना वो क्या आएगा कि जो राजस्थान का विस्तार है वो क्या है। ठीक है, तो राजस्थान का जो विस्तार है उसमें हम सीमा क्षेत्र देखेंगे, सीमा क्षेत्र के अलावा और क्या क्या पॉइंट्स आपके आते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं आज की यही क्लास। तब तक उम्मीद करता हूं कि आप उसी जोश के साथ में, उसी जज्बे के साथ में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे आप उनको बार बार सॉल्व कीजिए ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ से नहीं छूटे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।